हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वह है काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। मित्रों, हिंदी से संबंधित अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा और मित्रों तक भी इसे शेयर करें। तो मित्रों, देखते हैं काव्य भाषा के रूप में अवधि का किस प्रकार से उदय और विकास हुआ। मित्रों, आज की जो हमारी यह वीडियो है यह थोड़ा सा लंबी हो सकती है। आप इसे अंत तक जरूर देखें जिससे कि आप इसे पूरी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं अवधि की, अर्थात हम मध्यकाल में जो भाषा का प्रयोग हो रहा था, मध्यकाल में अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, हम उसकी बात कर रहे हैं। मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल और रीतिकाल के समय को मध्यकाल कहा जाता है। सन 1350 से लेके 1850 तक के बीच के समय को हम मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल में अवधि और ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि अवधि सीमित क्षेत्र में न बोली न रहकर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली काव्य भाषा बन गई। अर्थात अवधि केवल एक सीमित क्षेत्र में नहीं बोली जा रही थी, यह एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगी, जिससे यह काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी। अर्थात जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कोई भी बोली जब एक बड़े एरिया में बोली जाने लगती है, बड़े क्षेत्र में जब हम उसे बोलने लगते हैं, उसका जब साहित्य विस्तृत होने लगता है, विस्तार पाने लगता है, तो वह भाषा बन जाती है। उसी प्रकार अवधि भी सीमित क्षेत्र की बोली न रहकर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली काव्य भाषा बन गई। अवधि भाषा का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम सूफी कवियों द्वारा किया गया। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया, जैसे कि मुल्ला दाऊद, इन्होंने चंदायन, इनका रचना काल जो है 1379 ईस्वी। सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना है चंदायन। इसके अतिरिक्त अवधि में लिखी गई कुछ और कृतियां हैं जिसे हम आगे देखेंगे। मित्रों, यह जो रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, किंतु इससे पहले इन रचनाओं का और उनके रचनाकारों का नाम जान लेते हैं। यह कवि हैं, यह रचनाएं हैं और यह रचना काल है। देखिए, मुल्ला दाऊद जो हैं उनकी रचना है चंदायन और इसका रचना काल है 1379 ईस्वी। उसके बाद ईश्वर दास जो एक हिंदू कवि थे और सारे यहाँ पर मुस्लिम कवि हैं। ईश्वर दास की जो रचना है वह है सत्यवती कथा, 1501 ईस्वी में लिखी गई। शेख कुतुबन मृगावती 1503 ईस्वी में लिखी गई। जायसी की रचना का नाम है पद्मावत, बहुत बार पूछा जाता है, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई। मंझन, इनकी रचना है मधुमालती, 1545 ईस्वी में लिखी गई। ये सब महाकाव्य हैं। ये रचनाएं जो हैं यह महाकाव्य हैं, यह काव्य हैं। उसके बाद है उस्मान, इनकी रचना का नाम है चित्रावली, जो 1613 ईस्वी में लिखी गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जलालुद्दीन जमाल पचीसी, शेख नबी ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, ख्वाजा अहमद की रचना है नूरजहां, कवि नसीर की रचना है प्रेम दर्पण। यह रचनाकार हैं या फिर इन्हें कवि कहा जाएगा। यह कवि हैं और यह रचना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। मित्रों, अवधी भाषा का साहित्यिक रचनाओं में प्रयोग सूफी कवियों के उपरांत राम भक्त कवियों ने किया, जिसमें तुलसीदास प्रमुख हैं। तुलसीदास का स्थान इसमें सर्वोपरि है अवधी भाषा का प्रयोग करने वाले कवियों में। हमें यह स्मरणीय है कि तुलसी ने अपना महाकाव्य, आप सब जानते हैं, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है।
राम भक्ति शाखा के कवि एवं उनके लिखे जो ग्रंथ हैं उनका विवरण हम आगे दे देते हैं। तुलसीदास की जो हमने कालजयी रचना है वह है रामचरितमानस, माधवदास, रामरासो, अग्रदास, रामाष्टाध्याय, रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी। ईश्वरदास की है भरत मिलाप, हृदय राम की है हनुमान नाटक। तो इस प्रकार से अवधी जो कवि हैं उनकी यह रचनाएं हैं। अब हम इन कवियों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो जायसी हैं, जायसी की अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि है, लेकिन तुलसी की जो अवधि है वह शुद्ध साहित्यिक परनिष्ठित अवधि है। संस्कृत के विद्वान होते भी तुलसीदास ने अपनी अभिव्यक्ति लोक भाषा में दी। लोक भाषा उस समय जो समाज में भाषा प्रचलित थी, जो समाज में वार्तालाप की भाषा थी, कन्वर्सेशन जिसमें हो रहा था, वह अवधि भाषा थी। उनकी अवधि में, तुलसीदास की अवधि में संस्कृत की कोमल कांत पदावली का सुंदर प्रयोग भी मिलता है, सुंदर प्रयोग भी उपलब्ध होता है। देखिए मित्रों, तुलसी का ब्रज भाषा में भी समान अधिकार था। जो अधिकार उनका अवधी भाषा पे था वही अधिकार उनका ब्रज भाषा पे भी था। कई बार पूछा जाता है कि उनकी ब्रज में कौन सी रचनाएं हैं, तो कवितावली, विनय पत्रिका जो है उनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक काल में भी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में की है, जो कृष्ण चरित्र को प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य है। रमई काका, आप सब जानते होंगे, उन्होंने भी आधुनिक अवधि के कवि कहे जाते हैं। रमई काका अवधी काव्य भाषा के रूप में किस प्रकार विकसित हुई, इसका विवरण मैं ऐसे दे सकता हूं जैसे कि आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों में हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास जहां सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, वहां पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है, जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है, अतः अवधी का विकास जो है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी के लिए दो और भी नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला नाम है कोसली, पहला नाम है कोसली, और दूसरा जो नाम है वह है बैसवाड़ी, वैसवाड़ी। तो यह जो दो नाम हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अवधी के अन्य कौन कौन से दो नाम हैं, लेकिन अवधी नाम ज्यादा प्रचलित है। अवध प्रांत में प्रयुक्त होने वाली अवधी का साहित्य में प्रयोग सूफी कवियों एवं राम भक्त कवियों ने किया। तो यह था काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय और अवधी का विकास। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।